नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारी जो पिछली क्लासेस हुई थी उसमें हमने बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे से हमने चर्चा की थी साहित्य को समझने की। साहित्य का कलेवर क्या होता है, साहित्य एक्चुअल में होता क्या है, और साहित्य की और साहित्यकार की जो मनोदशा होती है, जिस पर कि पूरा का पूरा साहित्य अवलंबित होता है, टिका होता है, हमने उसके बारे में गहनता से चर्चा की थी। ये जो क्लास है वह उस क्लास को थोड़ा सा और पुश कर रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं काव्य प्रयोजन की। यहाँ पर काव्य प्रयोजन का अभिप्राय साहित्य प्रयोजन से भी है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग प्रारंभ में होता था, लेकिन आज हम काव्य को सिर्फ कविता के संकुचित अर्थ में न ग्रहण करके हम विस्तृत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ही ग्रहण करते हैं। तो ये जो क्लास है वह यह बताने के लिए है कि काव्य के वास्तविक प्रयोजन क्या है। प्रयोजन से अभिप्राय यहाँ उद्देश्य है। यह तो सर्वविदित है कि इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता। किसी न किसी छोटे, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य तो निहित होता ही है। जैसे हमारे धर्मशास्त्र में, चूंकि भारतीय जो दार्शनिक अवधारणा है वह हमेशा आध्यात्मिकता की ओर केंद्रित होती है, तो हमारी जो हमेशा से ही जो धारणा थी वह यह थी कि मनुष्य का जो जन्म है वह चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए है, और वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो इन चार पुरुषार्थों को भोगने के लिए मनुष्य का जीवन समर्पित हुआ है। तो किसी न भी जो कोई भी मनुष्य जो कार्य करता है वह उद्देश्य से रहित नहीं होता, अर्थात उसका कोई ना कोई निहित मोटिव होता है, और यही बात साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है। अर्थात साहित्य का भी कोई ना कोई परिप्रेक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, एम होता है, मोटिव होता है। तो आज हम इस क्लास में इस उद्देश्य की ही चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य को, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी देखा है कि जिस प्रकार साहित्य को समझाने के लिए, साहित्य को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों का अलग अलग दृष्टिकोण था, वैसे ही साहित्य का प्रयोजन क्या होता है, साहित्य के उद्देश्य क्या होते हैं, यह समझाने के लिए भी विभिन्न विचारकों ने, साहित्य मर्मज्ञों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं संस्कृत के विद्वान, उसके बाद फिर जब हिंदी शुरू होती है तो हिंदी के कुछ आलोचक आते हैं, और इसी जैसे भारतीय दृष्टिकोण था वैसे ही पाश्चात्य दृष्टिकोण, वेस्टर्न जो फिलोसफर है या वेस्टर्न लिटरेचर के जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हम बारी बारी से, क्रमिक रूप से हम इनको समझेंगे, उनके विचारों का अध्ययन करेंगे, और उस तत्व को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें ये बता सके, गंभीरतापूर्वक हमें ये समझा सके कि साहित्य का एक्चुअल पर्पज क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है। तो इस तत्व को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले भरत मुनि की। भरत मुनि संस्कृत विद्वान थे। हम संस्कृत विद्वानों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने काव्य के प्रयोजन के ऊपर बहुत कुछ बताया है। चूंकि हम ये जानते हैं कि काव्य शास्त्र, हमारे यहाँ साहित्य की सबसे जो प्रारंभिक परिचर्चा होती है, काव्य शास्त्रीय जो परिचर्चा होती है, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आरंभ होती है। हालांकि भरत मुनि ने काव्य के बजाय
नाट्य के ऊपर कहा, लेकिन उस समय नाट्य को भी साहित्य के अंतर्गत लिया गया था। इसलिए भरत मुनि ने साहित्य के प्रयोजन को या काव्य के प्रयोजन को समझाने के लिए जो बात कही है वो ये कहा कि दुखांताना श्रमांताना शोकांताना तपिस्विनः विश्राम जनन लोके नाट्यमेतद भविष्यति। यह जो सूत्र था वो है इंडिकेट कर रहा है कि तपस्वी जनों के दुख, श्रम और शोक का परिनिर्वारण करने के लिए, उनको विश्राम पहुंचाने के लिए, उनको शांति पहुंचाने के लिए, उनको आनंद पहुंचाने के लिए नाट्य की रचना होती है। अर्थात भरत मुनि का यह कहना नाटक के परिप्रेक्ष्य में कि नाटक क्यों देखा जाता है, ताकि तपस्वी जन अर्थात सहृदय जो है वह अपने दुख को, अपने श्रम को अर्थात थकावट को, अपने शोक को अर्थात अपने मानसिक क्लेश को भूल करके और विश्राम प्राप्त करता है, अर्थात शांति और आनंद प्राप्त करता है। यह नाटक का उद्देश्य है। नाटक की उत्पत्ति और नाटक इसी प्रयोजन से लिखा जाता है और उसे मंच पर खेला जाता है। तो वास्तविकता से बहुत नजदीक है ये कि साहित्य का भी यही प्रयोजन है कि साहित्य जो है वो मनुष्य का जो श्रम है, मनुष्य की जो थकावट है, जो क्लेश है, जो मानसिक क्लेश है, वह उसका हरण कर लेता है और उसको असीम शांति और आनंद से सरोबोर कर देता है। यह काव्य का प्रयोजन है। अब यह जो बात है यह आगे बढ़ती है और उसके बाद आते हैं आचार्य भामह। भामह जो होते हैं वो काव्य के उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि काम मोक्षेषु वैचष्ण्य कलाशु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निवेशन। अब यहां पर भामह ने जो चतुर्थ हमारे जो पुरुषार्थ हैं उनको भी समाहित करते हुए काम और मोक्ष और कला, करोति कीर्ति प्रीति च साधु च निवेशना, अर्थात उसने जो हमारे चतुर्वर्ग है, जो हमारे पुरुषार्थ हैं, उनको शामिल करते हुए और यह कह दिया कि कलाओं के सृजन, कला का सृजन जो होता है वो काम और मोक्ष के लिए तो होता है और प्रीति और कीर्ति के लिए भी होता है, अर्थात प्रेम को पाने के लिए और कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है यश, प्रसिद्धि, अर्थात इस उद्देश्य को कीर्ति फैलाने के लिए कवि जो होता है या कलाकार जो होता है वो अपनी कृति को अभिव्यक्त करता है। अर्थात जो चार पुरुषार्थ हैं वो तो प्राप्ति करना है ही, इसके अलावा यश की प्राप्ति भी इसमें प्रमुख है। जो काव्य के प्रयोजन हैं, काव्य के उद्देश्य हैं, उनमें समाहित की जाती है। आगे बढ़ते हैं और काव्य शास्त्र के एक और विद्वान हमारे सामने आते हैं, उनका नाम है आचार्य दंडी। दंडी ने ये हम जानते हैं कि काव्यादर्श नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ में उन्होंने काव्य प्रयोजन को हमारे सामने रखा है। और दंडी का जो काव्य प्रयोजन थे वो मूलतः दो थे। यहाँ पर दंडी की एक अलग बात सामने आती है कि इन्होंने बहुत ज्यादा काव्य प्रयोजन नहीं गिनाए, इन्होंने मात्र दो काव्य प्रयोजन की चर्चा की। और पहला जो इसमें काव्य प्रयोजन है वह है ज्ञान की प्राप्ति। कवि दंडी का यह कहना था कि काव्य का प्रयोजन अर्थात साहित्य का प्रयोजन जो होता है वो ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार के लिए होता है। कोई भी सर्जक जो होता है वो अपनी कोई सर्जना करता है, अपनी कोई कृति बनाता है, अपनी कोई अभिव्यक्ति करता है, तो वह उसका मूल उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का प्रसार। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी चीज शामिल की वह है यश की प्राप्ति। अर्थात यहाँ पर यह जो यश है यह सर्जक के नजरिए से देखा जाएगा कि सर्जक का यह उद्देश्य होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, अपनी कलाकृति के माध्यम से अपनी जो प्रतिभा है उसका सर्वोत्तम निदर्शन लोगों के सामने कर सके। अर्थात ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान का प्रसार तथा यश की प्राप्ति, यह
किसी भी कृति के निर्माण का प्रमुख प्रयोजन है। यह विचार थे आचार्य दंडी के। इसके बाद और भी विद्वान आए संस्कृत के, जिनका हम क्रमिक अध्ययन करेंगे।